रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए थे, लेकिन ममता की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति ईशान निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि ममता अंदर ही अंदर घुट रही थी। ममता को ईशान के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। ममता की शादी के 6 साल गुजर गए थे, लेकिन वह मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल में कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर ईशान की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे ममता नजर नहीं आई। उसने उठकर लाइट का स्विच ऑन किया। देखा, ममता बिस्तर के एक कोने में घुटने में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर ईशान ने पूछा, ममता तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। ममता का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? ईशान ने पूछा। बस यूं ही, ममता ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। ममता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएंगे। ईशान का इतना कहना भर था कि ममता उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। ईशान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ममता ने अनायास पूछा। पत्नी के सवाल पर ईशान गंभीर हो गया। वह कुछ सोचकर बोला, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। ममता हमेशा की तरह ईशान की अलमारी में कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी, तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरी। ममता ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह ईशान के पास जा पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही ममता ने फोटो दिखाई, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, यह फोटो तुम्हें कहाँ मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टालना टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए ईशान ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। ममता ने जुहलबाजी की। ईशान मुस्कुराकर बोला, मेरे विभाग की है। तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल। एक फॉर्म में लगानी थी। गलती से मेरे साथ चली आई, वह बोला। ममता इधर कुछ महीने से महसूस कर रही थी कि भले ही ईशान उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उसे ना रहा गया तो पूछ बैठी, ईशान तुम बदल गए हो, यह तुम कैसे कह सकती हो? वह शकपकाते हुए बोला, तुम्हारे व्यवहार में महसूस कर रही हूँ। ममता ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। ईशान ने सफाई दी तो ममता ने मामले में ज्यादा तूल नहीं दिया। फिर दिन के 10 बज रहे थे। ईशान के ऑफिस से फोन आया। ममता, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया है, क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस के बाहर आकर ले लेना, कहकर ममता ने फोन चार्जिंग से निकाला तो एक लड़की का फोन आ गया। ईशान सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। ममता को समझते देर नहीं लगी कि ईशान शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर ममता का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण रखते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। ममता का इतना कहना भर था कि उसने फोन काट दिया। ममता का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि इस लड़की से ईशान का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबे ममता पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। ईशान के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन कर दिया। ईशान ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय ममता ने उस लड़की का जिक्र किया तो वह बोला, मैं बाद में बात कर लूंगा। शाम को ईशान घर आया तो आते ही ममता से बोला, मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से कानपुर जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? ममता के सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, ममता ने कहा। तो अचानक ईशान को ना जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह ममता को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। के बाद ममता भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग पे रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था।
वह किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, इसलिए वह चाहकर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रही थी। रात को आंगन में चांदनी बिखेरी थी, जो ममता को शीतलता देने की जगह सूल की तरह चुभ रही थी। मन में आशंका सवाल उठ रहे थे। कभी लगता है यह सब झूठ है, तो कभी लगता है उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नजर ममता पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो, नींद नहीं आ रही, कहकर ममता उठने लगी। ईशान चला गया इसलिए? इस सवाल का ममता ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास के साथ साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। ममता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ ईशान की अच्छी नौकरी देखकर शादी कर दी। उन्होंने काफी दहेज दिया था। उन्होंने उसकी शादी में एक ही रात में ईशान की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठा दिया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गौन हो जाएंगे। हर महीना सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसकी मां बनने की संभावना नजर नहीं आती। कभी कभी ईशान खींच जाता तो ममता अपनी मां से दवा पर होने वाले खर्चों की बातें करती। सप्रशन माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ ही महीनों में ईशान उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बात कम हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक ममता के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखकर वह फपक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। ममता के लिए वह राहत की बात थी, लेकिन उसे ईशान की माँ का ख्याल था। इसलिए उसने माता पिता से बोला, सास अकेली रह जाएंगे। ईशान ऑफिस के काम से बाहर गए। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा, ममता के पापा बोले। तीसरे दिन ईशान आया तो ममता ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, ईशान निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसा ऊब, कहीं तुम मुझसे ऊब तो नहीं गए? लेकिन ईशान ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। ममता बेमन से मायके चली गई। ममता मायके जरूर चली गई थी, लेकिन उसका मन ईशान पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब ईशान वहाँ आजाद पंछी की तरह होगा, पता नहीं क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने ईशान को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान नहीं आ रही? ममता ने उखड़े स्वर में कहा। ममता, तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर ईशान ने फोन कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कान में कुछ ऐसे आवाज आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर बुलाए। ईशान कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर ममता की बेचैनी बढ़ गई। ममता की माँ की नजर उस पर पड़ी तो वह बोली, अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाओ? ममता झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। ईशान से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। ममता रुआशी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। ममता को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार ईशान का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन ममता के सास का फोन आया। ममता, कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन ईशान ने एक बार भी नहीं कहा है कि आ जाओ। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं आकर क्या करूँगी? ममता ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई फोन किए। सास बोली। वह तो कह रहा था कि तू आने के लिए तैयार ही नहीं हो। सास की बात सुनकर ममता तिलमिला गई। अब ईशान झूठ पे बोलने लगा था। काफी सोच विचार कर ममता ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। ईशान के मन में क्या चल रहा है यह जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। वह अपनी ससुराल चली गई। ईशान ने अचानक आई ममता को देखा तो अचक्का हो गया और बोला, बताया होता तो मैं लेने आ जाता, तुम्हें फुर्सत हो तब ना। ममता के चेहरे पर व्यंग रेखाएं खिंच गई। ईशान ने ममता को मनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर ईशान अपने दूसरे कामों में लग गया। एक रात ईशान गंभीर था। ममता को एहसास हो गया था कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है।
और उस वक्त ममता कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में ईशान के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नजर से देख रही थी। ममता, मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ। ईशान का इतना कहना भर था कि ममता की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। आशा नाम है ना उसका? बहुत खूब। ममता हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफी सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया, ईशान ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी माँ बनने का संभावना नहीं है। नहीं बनोगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसे बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को जाल में फंसा लिया। वह खुद तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बात काफी बढ़ चुकी है। वह प्रेग्नेंट है। बगैर शादी की? वह चौंकी। उसकी इजाजत तुमसे चाहता हूँ, ना दो तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं भी यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे ऐसी इजाजत देते? ईशान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ममता की मनोदशा अब एक पर कटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से से बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या सोचा था कि मेरे नाक के नीचे ऐसा करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ, चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। ईशान भी ढिठाई पर उतर आया और बोला, बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा। तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा? घिन आती है मुझे उसके नाम से। ईशान ने गुस्से में ममता को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। ममता के तेवर देखकर ईशान ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो हुआ उसे ममता का मन दुखी था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। ईशान ऑफिस चला गया। तब सास ने ममता का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी ममता बोली, माँ जी, ईशान दूसरा शादी करना चाहता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वह बोली, यह ईशान का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ईशान के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं? ममता ने पूछा। देखो ममता, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया तो वह जो कर रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही छत में मेरी सौत रहे? यह तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ना रही तब? ममता ने कहा। तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान ऑफिस से देर आया। आने के बाद कपड़े उतारकर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। ममता सोच रही थी कि किस हक से ईशान से बात करे, पर मन नहीं माना। खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ। सुनते ही ममता का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में ममता भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता है। ईशान के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे अलग निकला। उसके सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कदम पे उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? ईशान का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरे इस घर में क्या स्थिति रहेगी। स्वामिनी या नौकरानी? अर्धांगिनी तो अब कोई और ही कहलाएगी। ममता भरे मन से बोली, तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। ईशान का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगी? ममता के इस अप्रत्याशित सवाल पर सकपका गया। कुछ नहीं। जब कुछ नहीं सूझा तो उसने उल्टा उसी पर थोप दिया। ममता गुस्से में बोली, आशा से प्यार मुझसे राय लेकर किया था? ईशान ममता के कथन पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। ममता ने यह खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसकी मम्मी पापा भाई बहन सभी गुस्से से भर गए। पापा कठोर स्वर में बोले, ममता तुम यही चली आओ, कोई जरूरत नहीं उसके पास रहने की। वहाँ रहकर भी क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी। सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन बहुत होगा।
किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी, क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? कहते कहते ममता की आंखों में आंसू बह रहा है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, पापा बोले। कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे मुझे दूसरों के बच्चे ही पालने होंगे, इससे अच्छा सौतन के ही बच्चे देख लो। पिता ने कहा, उसे मिलेगा क्या? बेहतर है कि समय का इंतजार करो, हो सकता है मेरी गोद भर जाए। ममता ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः ईशान अपनी मर्जी से आशा से शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वह घर में आ गई। ऑफिस से आकर ईशान सबसे पहले ममता के कमरे में आता था, पर जल्दी ही उसे ममता से ऊब होने लगी थी। आशा की खुशबू को ममता के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। आशा उसके इंतजार में सज धज कर तैयार रहती। गोरी चिट्ठी आशा जब होठों पर लिपस्टिक लगाती है तो उसके होठ गुलाब के पंखुड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार ईशान रात बिताने ममता के पास आया। ममता को कहीं ना कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह आशा के पास चला। ममता अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। ईशान उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। एक दिन वह भी आया जब आशा माँ बनने वाली थी। ईशान काफी परेशान था। ममता से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। यह सुनकर ममता का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज इस आशा के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। ममता की आंखों में आंसू छलक आए। ईशान की नज़र जब उस पर पड़ी, रोने धोने से क्या मिलने वाला है। खुशियां मनाओ कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है, उसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वह बोली, वह तुम्हें बड़ी माँ कहेगा। ईशान ने खुश होकर कहा, नहीं बनना मुझे किसी की बड़ी माँ। ममता गुस्से में बोली। ईशान जाने लगा तो कुछ सोचकर ममता ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा। ईशान ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वह वहां चली गई। आशा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्दी से जल्दी नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद आशा को उसके कैबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख ईशान का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल ईशान पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। ईशान दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा कराया। एक तरफ खड़ी ममता अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और आशा की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वह आशा को मिल रही थी। मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था, वह आशा को मिल रहा था। यह सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वह बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़े वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। वह फोन पर ही रोने लगी। ममता, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो। माँ ने ढांढस बंधाया। क्यों ना हो परेशान, आशा माँ बन गई। एक मैं हूँ जो बांझ के कलंक के साथ जी रही हूँ। ममता का सारा गुस्सा छलक गया। वह सिसकती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर ममता ने फोन काट दिया। वह सुबक रही थी। तभी ईशान का फोन आया। ममता, कहाँ हो तुम? सब तुमको पूछ रहे हैं। बच्चा कैसा है? ममता सर शांत कर बोली, एकदम ठीक है। ईशान खुश होकर बोला। कुछ देर अस्पताल में रहकर आशा घर आ गई। ईशान को तो बहाना मिल गया आशा के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वो ममता की खबर लेना भी भूल गया। यह सब असहज था ममता के लिए। सो एक दिन मन मारकर ईशान से बोली, ईशान, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहती हूँ। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो है। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर होने नहीं दिया। परसों मेरे भाई आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ मेरी जरूरत है। मैं एक काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तुल न देते हुए वह अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे सामान पैक कर रही थी उसकी रुलाई फूट रही थी। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएगी। कभी यह दीवारें उसकी नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही है, मगर आज काल कोठरी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई, बेटे के खिलाफ ना तब खड़ी हुई ना अब। ममता को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संस्थान में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभी ईशान का फोन आ जाता था। उसने उसे खर्चे के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर ममता ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। ईशान अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उसे मिलने के लिए आया। ईशान उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक ईशान से अपनी बात कहता, वैसे वैसे ईशान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? ईशान बोला। उसने अदालत के कागजात ईशान को दिखलाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अब तुम चाहते क्या हो? ईशान ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला ले, कहकर उस युवक ने ईशान को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उसे ना हंसते बन रहा था और ना ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय आशा अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। छरहरे बदन की आशा माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिसे प्यार जताने के सिवाय और कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। वह बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ईशान, ऐसे क्यों बैठे हो? आशा क्या कर रही है? ईशान की माँ ने पूछा। सास की आवाज पर आशा की नींद टूटी। वह अचक्का उठी। ये क्या हाल बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? आशा के सवालों से वह गुस्सा गया। क्या आते ही सवालों की झाड़ी लगा दी। खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। ईशान के बदले तेवर ने आशा को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईशान के बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यह तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय ना दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ दूं? ईशान ने भी उसी टोन में जवाब दिया। तब उस समय तो ईशान ने अपने आप को नियंत्रण कर रखा, मगर जब परिस्थिति बदली तो वह मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? ईशान के इस सवाल पर आशा अंदर ही अंदर डर गई। स्वाभाविक था। पहले तो उसने ना नुकुर किया, मगर जब ईशान ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ, 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले अमित शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? ईशान के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की बीवी को घर में रखा है। ईशान ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर करती नहीं लिया था। आशा बोली। वजह? ईशान ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरी औरत के साथ संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड्डू गुड़िया का खेल है जो आज किसी और से कर ली और कल किसी और के साथ? यह सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपने खुद शादी का मजाक बना रखा है। आशा अपने मूल स्वभाव पर आ गई। ईशान सन्न रह गया। जिसे उसने फूल से कोमल समझा था वह कांटों जैसी निकली। क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या है? आपने ममता के साथ जो किया वह खेल नहीं था। ईशान को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अचानक उसका ध्यान ममता पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने ममता का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? ईशान, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो। मुझे उसे तलाक देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छिपाया? ईशान ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं जब अमित से शादी की थी तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह थे, मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने अमित का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया। यह सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है, नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर लखनऊ चला गया होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह लखनऊ का ही रहने वाला था?
ईशान के इस सवाल पर वह चिंतित परेशान दिखी। उसने बताया था तो मैंने मान लिया। आशा के इस बात पर ईशान को लगा कि या तो आशा पूरी तरह से बेकसूर है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? ईशान के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर आशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो ईशान ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। यह जानकर ईशान और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? ईशान गुस्से में बोला। जहाँ भी था। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरी बीवी को अपनी बना ले। वह बोला। तुम चाहते क्या हो? ईशान मूल मुद्दे पर आया। आशा मुझे चाहिए। कुछ सोचकर ईशान बोला। वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। यह सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे अपने घर में रख ले। उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मुझसे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लेना। ईशान ने कहा। ठीक है। ईशान ने आशा को इस वार्तालाप से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी? आशा की त्योरियां चढ़ गई। बिना तलाक दिए मैं तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूंगा। ईशान ने साफ कह दिया। आप होश में तो है? आपकी कैसे हिम्मत हुई ऐसे सोचने की? इस बार आशा के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वह छुई मुई समझता था, वह नागिन से फुफकारने लगी थी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवरजाल से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बच गया है मेरे लिए। ईशान रोने जैसा हो गया। वह तुम्हें तलाक देगा क्या? इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल। आशा की कथन से उससे तसल्ली हो गई। ईशान ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर ईशान ने अमित के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उस बच्चलन के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वह महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? ईशान ने पूछा। ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। यह सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो? बताना ही पड़ेगा। उसने काफी पैसे ऐंठे हैं, मुझसे लगभग 7 लाख। अब अगर शुद्ध समय मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितनी चाहिए? 15 लाख, उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 8 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह आशा उस युवक से आजाद हो गई। अब वह ईशान को तय करना था कि आशा को किस रूप मिले। क्या ऐसी औरत विश्वास के लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अनायास उसका ध्यान ममता पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया।